जय जवाहर दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं रविशंकर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आकांक्षा पीएससी कोचिंग जांजगीर में। चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी आधुनिक भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत मैं आप लोगों को क्रम वाइज हर घटना को अच्छे से समझाते हुए मैं पूरा कंप्लीट करवाते जा रहा हूँ, है ना। बीच का हम लोग कुछ मिस नहीं कर रहे हैं। मतलब ये समझिए कि आप स्टार्टिंग से लेकर मेरा वीडियो नंबर 1 से लेकर क्लास 1 से लेकर लास्ट वीडियो तक अगर आप क्रम वाइज देख रहे हैं तो आपका वो चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का वनडे का एग्ज़ाम, सीजीएल या फिर एसएससी का, या फिर किसी भी स्टेट का लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम हो, या व्यापम या वनडे एग्ज़ाम हो, है ना, या फिर पूरा मेंस का एग्ज़ाम हो, आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ऑलमोस्ट मतलब कंप्लीटली कवर होगा। अब ये बात अलग है कि 100% कोई नहीं बता पाता या 100% क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं कर पाता, तो मान के चलिए 80-90% आपसे बनेगा। जितना आएगा उतना मोस्टली चांसेस रहेगा बनने का, क्योंकि मैं सब कुछ कवर कराते जा रहा हूँ सिस्टमेटिक ढंग से। लास्ट वीडियो में, जस्ट इससे पहले के वीडियो में हम पढ़ रहे थे अभी क्या, 1857 का विद्रोह। और 1857 के विद्रोह के अंतर्गत अपने को पढ़ना क्या था, कारण पढ़ना था, दीर्घकालिक और तत्कालिक कारण। उसके बाद घटनाक्रम क्या क्या हुआ था उसको देखना था। प्रमुख स्थान कौन कौन से विद्रोह के, और वहाँ से नेतृत्वकर्ता कौन कौन था, और वहाँ से दमनकर्ता कौन कौन थे, वो अपने को पढ़ना था, प्रमुख स्थान। उसके बाद पढ़ना था असफलता का कारण, और उसके बाद क्या पढ़ना था, इसका परिणाम। परिणाम के मतलब अंग्रेजों ने उसके बाद क्या किया परिणाम स्वरूप, और भारतीयों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो इसके पहले वाले वीडियो में, जस्ट इससे पहले वाला वीडियो है, आप देख सकते हो, उसमें जाकर कारण, घटनाक्रम और प्रमुख स्थान, इसको मैं डिटेल से अच्छे से समझा कर आप लोग को बता चुका हूँ। अब बचता है हमारा क्या, असफलता का कारण और परिणाम। इसकी बात हम लोग यहाँ अभी करने वाले हैं। चलिए, बोला जाता है कि 1857 का जो विद्रोह था यह क्यों असफल हुआ। मतलब बोला जाता है कि भारतीयों ने लगभग अंग्रेजों को उखाड़ फेंका था। इसके बावजूद अंग्रेजों की साहस और कूटनीति की वजह से अंग्रेजों ने क्या किया, इस विद्रोह को दमन करने में सफलता हासिल की, है ना। और अंततः यह क्या हुआ, विद्रोह असफल हुआ। तो असफलता के कारण क्या क्या थे, तो देखिए, कारण आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये आपका देखो, कारण असफलता के क्या कारण थे, परिणाम थे, और विद्रोह के क्या कारण थे। ये सभी मेंस का क्वेश्चन बनता है, वनडे एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं बनता। चलिए, पहला बोला जाता है कि प्रभावी नेतृत्व की कमी थी। मैंने आपको बताया था कि जब विद्रोह आरंभ होता है, मेरठ से सेना जो है दिल्ली की ओर कूच करती है, तो दिल्ली में जो नेतृत्व करता था वो कौन था, बहादुर शाह द्वितीय। और मैं वही आपको बताया था कि भाई यह सबसे क्या था, कमज़ोर था। पूरे विद्रोह का नेतृत्व करता था, और सभी नेतृत्वकर्ता में अन्य स्थानों से जो नेतृत्व करते थे उन सभी में सबसे ज़्यादा क्या था, कमज़ोर था। तो इस विद्रोह को ना नेतृत्वकर्ता सही नहीं मिला, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी कमी मानी जाती है। तो सबसे पहला क्या बोला जा रहा है, प्रभावी नेतृत्व की कमी, या नेतृत्वकर्ता की कमी, है ना भाई। क्यों, क्योंकि भाई नेतृत्व करता नहीं होगा तो क्या करना है, कैसे करना है, किस योजना को फॉलो करना है, किसको नहीं फॉलो करना है, दिशा निर्देश क्या दे, कैसे दे, ये सब की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा कारण बोला जाता है कि प्रभावी नेतृत्वकर्ता नहीं था इस विद्रोह में। कोई सब अपने अपने मन से जो जहाँ पा रहा था वैसे क्या कर रहा था, विद्रोह कर रहा था। कोई आदेश नहीं मिल रहा था, कोई दिशा निर्देश नहीं मिल रहा था। ये बहुत बड़ा कारण था। दूसरा एक कारण बोला जाता है प्रभावी संगठन की कमी, प्रभावी संगठन की कमी, है ना, संगठन की कमी। देखो, कोई भी जब विद्रोह होता है तो भाई उसके लिए पहले क्या किया जाता है, एक विस्तृत कार्य योजना तैयार किया जाता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब किस समय पर क्या स्टेप लेना है, क्या नहीं लेना है ना। एक पूरा विस्तृत योजना तैयार किया जाता है, और यह योजना तैयार करने में एक संगठन की भूमिका होती है। मतलब एक संगठन होता है, उस संगठन के द्वारा पूरा योजना तैयार किया जाता है, प्रभावी नेतृत्व करता होता है, उसके माध्यम से फिर दिशा निर्देश दिया जाता है, और इस तरीके से क्या होता है, विद्रोह होता है या कोई भी कार्य संपन्न होता है। लेकिन यहाँ बस ये दोनों नहीं था, न ही कोई प्रभावी नेतृत्व करता था और न ही कोई प्रभावी संगठन थी। तो संगठन की कमी की वजह से क्या हो रहा था, ना कोई योजना तैयार हुआ, ना ही कोई रणनीति बन पाई, ना तो योजना था और ना ही कोई रणनीति थी। अपने मन से सब किए जा रहे थे, जो मन में आता था वो करते जा रहे थे, ठीक है। यह भी कमी था। बोला जाता है धन एवं अन्य संसाधन की कमी, धन एवं अन्य संसाधनों की कमी, यह भी एक बहुत बड़ा कारण था।
धन्य एवं अन्य संसाधनों की कमी। तो कमी थी इन तीनों चीज़ों की। क्या क्या कमी थी? कि भाई प्रभावी नेतृत्वकर्ता नहीं था, प्रभावी संगठन नहीं था, और साथ में धन भी नहीं था, अस्त्र शस्त्र थे, इनकी कमी हो गई थी। संसाधन में क्या? अस्त्र शस्त्र, इन सभी की क्या कमी हो गई थी। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा कारण माना जाता है। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो सीमित क्षेत्रों में हुआ। भौगोलिक दृष्टि से विस्तार ज्यादा क्षेत्रों में नहीं था, या आप ऐसा बोल सकते हो थोड़ा सा, भौगोलिक दृष्टि से ज्यादा विस्तार नहीं था। भौगोलिक दृष्टि से ज्यादा विस्तार नहीं था। तो नहीं था इन द सेंस क्या? हम देख रहे हैं कि हमारा जो पूरा पश्चिमी भारत है, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत और पूर्वोत्तर भारत, क्यों? क्योंकि हमने देखा कि जो विद्रोह का केंद्र था, विभिन्न प्रमुख स्थान थे, वो क्या था? दिल्ली था, लखनऊ था, कानपुर था, बरेली था, इलाहाबाद था, झांसी था, ग्वालियर था, बनारस था, पंजाब था, असम था और उड़ीसा था। मतलब इन्हीं क्षेत्रों में क्या हो रहा था, और कुछ हद तक राजस्थान था। तो मतलब ये पूरा आपका पश्चिम भारत था, या दक्षिण भारत था, या पूर्वोत्तर भारत था। अपवाद छोड़ दे राजस्थान को, या अपवाद छोड़ दे असम को, और या उत्तर भारत में भी देखा जाए तो मध्य पूर्व भारत में क्या हो रहा था? विद्रोह हो रहा था। और संपूर्ण भारत क्या था? भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो संपूर्ण भारत में विद्रोह नहीं हो रहा था, है ना, इसका विस्तार ज़्यादा नहीं था। तो यह भी एक कारण था। अगर पूरे भारत में होता तो जगह जगह विद्रोह होता, तो अंग्रेजों को कंट्रोल करने में दिक्कत होता। लेकिन विद्रोह का केंद्र क्या था? सिर्फ अपना मध्य पूर्व भारत, आज का आपका मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड वाला ये प्रमुख एरिया था, तो यही विद्रोह हो रहा था। ठीक है, तो ज़्यादा विस्तार नहीं था भौगोलिक दृष्टि से, और पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वोत्तर भारत इस विद्रोह से क्या थे? अछूते थे, यहाँ विद्रोह नहीं हो रहा था। ठीक है, याद रखिएगा। और एक कारण बोला जाता है सामाजिक सहभागिता में कमी। सामाजिक सहभागिता में कमी थी। कैसे कमी थी? तो बोला जा रहा है कि भाई ये जो शिक्षित वर्ग था, ये अपने आप में क्या था? तटस्थ था। याद रखिएगा ना, शिक्षित वर्ग क्या था? इस विद्रोह में तटस्थ था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, शिक्षित वर्ग तो तटस्थ था। प्लस जो राजा थे और जमींदार थे, इन्होंने अंग्रेजों का सहयोग दिया। किसको मैं बोल रहा हूं? राजा और जमींदार, इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों का समर्थन दिया। मैं आपको बताया हूँ ग्वालियर का सिंधिया, याद रखिएगा, वो सबसे ज़्यादा अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहा था, या विद्रोहियों का विद्रोह कर रहा था, विद्रोहियों के विरुद्ध था। मतलब क्या? नाना साहेब तात्या तोपे और झांसी रानी का सबसे ज़्यादा विद्रोह किसने किया? उनका विरोध किसने किया? तो सिंधिया के ग्वालियर ने, मतलब ग्वालियर के सिंधिया ने। और उसी ने क्या किया? अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। तो जो जमींदार थे और राजा थे, ये क्या कर रहे थे? अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे। ये किसके समर्थन में थे? अंग्रेजों के समर्थन में थे। तो आप लोग को, मेरे को थोड़ा सा बात क्लियर हो रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। तो भाई एक तरफ प्रभावी नेतृत्वकर्ता की कमी थी, दूसरी तरफ प्रभावी संगठन की कमी थी, तीसरी तरफ धन और संसाधन की कमी थी, चौथी तरफ क्या बोल रहा हूँ? भौगोलिक दृष्टि से कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित था। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भौगोलिक दृष्टि से कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित था। पश्चिम भारत, दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत इस आंदोलन से क्या था? अछूता था। ऐसा भी आप लिख सकते हो, सेंटेंस कैसा भी बना सकते हो। और क्या बोल रहा हूँ मैं? सामाजिक सहभागिता की दृष्टि से देखा जाए तो यह सीमित था। क्यों? क्योंकि जो शिक्षित वर्ग था, जो बढ़िया इसको दिशा निर्देश दे पाता, रणनीति बना पाता, वो क्या था? तटस्थ था। दूसरी ओर जो शक्तिशाली लोग थे, राजा और जमींदार, प्रभावी वर्ग था जो समाज का, वो क्या था? अंग्रेजों का साथ दे रहा था। यह भी एक बहुत बड़ा कारण था। एक इंपॉर्टेंट कारण ये बोला जाता है कि जो सहभागिता थी जिनकी, सहभागी लोगों में सभी का अपना स्वार्थ था। राष्ट्रीय चेतना
राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर या एक समान उद्देश्य से विद्रोह नहीं कर रहे थे। बात समझ लो इस बात को। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जितने लोग विद्रोह कर रहे थे ना, इन सभी का अपना अपना अलग अलग उद्देश्य था, सभी का अपना अपना स्वार्थ था। ऐसा कोई एक टारगेट नहीं था कि हमको अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना है, ऐसा कोई टारगेट नहीं था। टारगेट क्या था? तो नाना साहब क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि उनका पेंशन बंद कर दिया गया था। मुगल क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि उनको बोला जा रहा था कि तुम्हारी हम क्या कर लेंगे, पदवी छीन लेंगे, या फिर तुमको क्या करेंगे, लाल किला से बाहर कर देंगे। ठीक है। झांसी की रानी क्यों लड़ रही थी? वो अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ रही थी। तो सभी का अपना अपना उद्देश्य था, स्वार्थ था, एक समान उद्देश्य नहीं था, या राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर ये विद्रोह नहीं कर रहे थे। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। जब उद्देश्य अलग अलग होता है ना, तो विद्रोह डाइवर्ट हो जाता है, लेकिन उद्देश्य एक समान होता है तब वह विद्रोह बहुत शक्तिशाली ढंग से क्या होता है, आगे बढ़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये उपरोक्त कारण है जिसके वजह से क्या हुआ, यह विद्रोह असफल हुआ। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि भाई परिणाम क्या हुआ। तो विद्रोह के परिणाम स्वरूप, परिणाम बोला जाता है कि जो ही परिणाम है कि भारतीयों ने या विद्रोहियों ने लगभग अंग्रेजों को उखाड़ फेंका था। परंतु अंग्रेजों ने अपने साहस एवं कूटनीति के बल पर विद्रोह का दमन करने में क्या हुए, सफल रहे। विद्रोह का दमन करने में क्या रहे, सफल रहे। तो बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? लगभग उखाड़ फेंका था, लेकिन साहस एवं कूटनीति के बल पर ये क्या रहे, दमन करने में सफल रहे। और इसके बाद इन्होंने कुछ नीति अपनाई भारतीयों को कमजोर करने के लिए, या हम बोल सकते हैं विद्रोहियों को कमजोर करने के लिए। विद्रोहियों को कमजोर करने के लिए जो निम्न थी। तो कौन कौन से कदम उठाए अंग्रेजों के द्वारा, अब ये जानना है आपको। तो अंग्रेजों ने क्या किया, सबसे पहले सेना के लिए, तो सेना के लिए क्या किया, एक पील आयोग का गठन किया। पील आयोग याद रखिएगा, ठीक है। पील आयोग का गठन सैन्य पुनर्गठन के लिए किया गया था, सेना के पुनर्गठन के लिए। और इसके द्वारा जो सिफारिश की गई उसको लागू किया गया। तो क्या सिफारिश की गई, किसको लागू किया गया? तो सिफारिश से बोला गया क्या क्या था, अंग्रेजी सेनाओं की संख्या को बढ़ाना, या सेना में अंग्रेजों की संख्या को बढ़ाना। क्या बोला गया, सेना में अंग्रेजों की संख्या को बढ़ाना। तो क्या किया गया इसके तहत? तो बोला गया कि भाई बंगाल में क्या किया गया, बंगाल में 1:2 में रखा गया सेना, और मद्रास एवं बॉम्बे यहाँ पर क्या किया गया, इन दोनों जगह 2:5 में रखा गया।
मतलब क्या, यदि एक भारतीय सेना है तो उसके बदले में कितना, 2 अंग्रेज सेना, और यहाँ पर अगर 2 भारतीय सेना है तो उनके एवज में कितना, 5 अंग्रेजी सेना को नियुक्त किया गया। महत्वपूर्ण स्थानों पर, महत्वपूर्ण स्थानों पर अंग्रेजी सेना की नियुक्ति की गई। अंग्रेजी सेना की नियुक्ति, तो अंग्रेजी सेना की नियुक्ति महत्वपूर्ण स्थानों पर, जैसे कि क्या क्या था, शस्त्र गृह, है ना, जहां शस्त्र रखा जाता था, या फिर क्या, भंडार गृह, तोपखाने, इन सभी स्थानों पर किसकी नियुक्ति की गई, भारतीयों को हटाया गया और अंग्रेजी सेना को रखा गया। साथ में क्या किया गया, सेना में राष्ट्रीय चेतना के प्रसार को रोकने के लिए, सेना में राष्ट्रीय चेतना के प्रसार को रोकने के लिए, प्रसार को रोकने के लिए उनको क्या किया गया, लड़ाकू और गैर लड़ाकू वर्ग में विभाजित किया गया। लड़ाकू एवं गैर लड़ाकू, वर्ग में विभाजित किया गया। देखो अभी क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश जो शासन कर रहे हैं भारत में, वो भारतीय सेना के बल पे ही कर रहे हैं। मतलब उनकी सेना में मोस्टली लोग कौन है, भारतीय लोग ही हैं। तो ये चाहते थे कि अगर भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हो गया सेना में, तो वो तो स्वयं विद्रोह कर देंगे। इसलिए इस राष्ट्रीय चेतना के प्रसार को रोकने के लिए इनको फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई गई, शुरुआत की गई। समाज में भी यही किया गया। ठीक है, आगे चल के आप देखेंगे जो इंडियन नेवी है वो विद्रोह करती है, INA विद्रोह बोला जाता है उसको, 1945 में। जिसके बाद अंग्रेज को ये अनुभव हो जाता है कि भाई अब हमारा यहाँ टिकना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि उन्हीं के बल पे क्या कर रहे थे, भारत में शासन कर रहे थे, अंग्रेज सेना के बल पे। और सेना ही विद्रोह कर देगी। और सेना विद्रोह कब करेगी, जब राष्ट्रीय चेतना का पूरा प्रसार हो जाएगा उनमें, राष्ट्रीय चेतना कूट कूट कर भर जाएगी। और ये काम आने वाले समय में होता है। और 1945 में जब इंडियन नेवी विद्रोह करती है, उसके बाद इनको एहसास हो जाता है कि हम नहीं जीत पाएंगे। और धीरे से फिर भारत 1947 में जाके क्या होता है, स्वतंत्र होता है। तो सेनाओं को लेकर ये नीति अपनाई गई। दूसरा, समाज के लिए, तो भारतीय समाज में इन्होंने क्या किया, सुधारवादी नीति को त्याग कर, सुधारवादी नीति को त्याग कर प्रतिक्रियावादी नीति अपनाया। प्रतिक्रियावादी नीति अपनाई और धर्म और जाति के आधार पर समाज को बांटने का प्रयास किया गया। धर्म एवं जाति के आधार पर, तो प्रतिक्रियावादी नीति में क्या बोला जा रहा है कि धर्म एवं जाति के आधार पर समाज को बांटने का काम। आप याद करो वो जो समय है आपका, इसी दौरान क्या होता है, देवबंद अलीगढ़ आंदोलन चलता है सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मुस्लिमों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना और साथ में क्या करना, अंग्रेजों के साथ, ब्रिटिशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना। तो ये जो आंदोलन है वो 66 के आसपास चलता है। 64 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की जाती है, मतलब 64-65 के आसपास ये आंदोलन चालू होता है, जिसमें मुस्लिमों को ब्रिटिशों से करीब लाया जाता है। ब्रिटिश क्या करते हैं, मुस्लिम को अपने करीब लाते हैं। तो धर्म एवं जाति के आधार पर अब बांटने का काम करते हैं। फूट डालो और शासन करो की नीति का पालन करते हैं, सुधारवादी नीति को त्याग देते हैं। ठीक है, शिक्षित भारतीयों के प्रति क्या नीति अप्लाई, समाज के प्रति यह था, तो शिक्षित भारतीयों के प्रति, तो शिक्षित भारतीयों के प्रति इन्होंने क्या किया, तो बोला जाता है कि इसी को, शिक्षित भारतीयों को सबसे बड़ा खतरा मानते थे, सबसे बड़ा खतरा मानते थे।
तो इन पर क्या किया गया, प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया। किस प्रकार से प्रतिबंध लगाया गया, तो प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, है ना, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, सरकारी उच्च सेवाओं में शामिल होने पर, सरकारी उच्च सेवाओं में शामिल होने पर, इसके लिए क्या किया गया था, ये सिविल सर्विस की जो उम्र है इसको 21 से कम करके 19 वर्ष कर दिया गया था। तो ये चाहते थे ना कि शिक्षित भारतीय पर अधिक से अधिक प्रतिबंध लगाया जाए, उनको उभरने नहीं दिया जाए, इस नीति का पालन किया। इसके लिए इन्होंने क्या किया, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया। आगे चलकर आप देखोगे तो मैं आपको बताया था वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, लाइसेंस रखने के लिए अनिवार्य कर दिया था, हथियार रखने के लिए लाइसेंस, ये सभी मतलब इसी का परिणाम था कि शिक्षित वर्ग को कैसे रोका जाए करके। ठीक है, आगे इन्होंने क्या किया, तो इनकी जो नीति थी प्रशासन को लेकर, तो प्रशासन को लेकर क्या नीति अपनाई, तो प्रशासन के तहत क्या किया गया, 1858 के अधिनियम के तहत, 1858 के अधिनियम के तहत क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। शासन क्या किया गया, समाप्त किया गया, समाप्त कर ब्रिटिश सरकार का शासन स्थापित किया गया, ब्रिटिश सरकार के शासन की स्थापना की गई। ये अभी मैंने आप लोगों को अधिनियम नहीं पढ़ाया हो, अधिनियम मतलब हाँ, अधिनियम में मैं बताया हूँ आपको, है ना, 1858 के अधिनियम में कि ब्रिटिश सरकार क्या किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना समाप्त कर दी गई थी, शासन की ब्रिटिश सरकार की स्थापना की गई, वायसराय पद का सृजन किया गया और भारत सचिव का पद बनाया गया, साथ में भारत परिषद बनाया गया, है ना। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन को समाप्त कर दिया गया भारत में और प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार शासन करने लगी। तो प्रशासन में ये नीति अपनाए अंग्रेजों ने। साथ में एक बचते हैं क्या, जमींदार और बेसिर राजद, जमींदार और क्या, राजा। तो इन्होंने क्या किया था, इन दोनों ने क्या किया था, सहयोग किया था। तो इनके लिए क्या नीति अपनाई गई, तो जमींदारों के अधिकार को मजबूत किया गया, इनके अधिकारों को मजबूती प्रदान की गई, मजबूती प्रदान की गई। तो दूसरी ओर बात आता है इसका, राजा का, तो स्पष्ट रूप में घोषणा किया गया, स्पष्ट रूप में घोषणा। तो क्या घोषणा की गई, तो स्पष्ट रूप से घोषणा कि भाई भारत में अब साम्राज्य विस्तार नहीं किया जाएगा, साम्राज्य विस्तार नहीं किया जाएगा। आप लोगों को पता होगा महारानी का घोषणा पत्र जो 1 नवंबर 1858 को आया था, जिसको विभिन्न स्थानों पर पढ़कर सुनाया गया था, कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। उसमें यह घोषणा था कि अब भारत में ब्रिटिश सरकार अपना साम्राज्य विस्तार नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि राजा अगर अभी भी साम्राज्य विस्तार करते तो ये सहयोग करना छोड़ देते। ठीक है, तो ये कुछ नीति अपनाई अंग्रेजों ने किसके प्रति, 1857 के विद्रोह के बाद। ठीक है, अब ये तो परिणाम हो गया अंग्रेजों पर। भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो भारतीयों में क्या हुआ, तो आप बोल सकते हो कि जो शिक्षित वर्ग था, शिक्षित वर्ग, इनको नेतृत्व, संगठन एवं एकता के महत्व की समझ विकसित हुई, समझ विकसित हुई। क्यों ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि भाई आगे चल के क्या होता है, यही शिक्षित वर्ग ही क्या करता है, भारत मतलब ब्रिटिश विरोधी आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करता है।
तो ये उस समय भले ही तटस्थ थे, इस समय भले ही तटस्थ थे 1857 के विद्रोह में, लेकिन इनको इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप यह बात समझ में आ गया कि भाई विद्रोह के लिए नेतृत्व, संगठन और एकता होना जरूरी है, और इसलिए आगे चलकर विभिन्न संगठनों की स्थापना की जाती है और फाइनली 1885 में क्या होता है, कांग्रेस की स्थापना होती है। और एकता के साथ एकदम बढ़िया कार्य योजना तैयार करके ये क्या करते हैं, फिर विरोध करना प्रारंभ करते हैं कांग्रेस के मंच से। ठीक है, साथ ही बोला जा रहा है कि आने वाले भारतीय आंदोलन के लिए आने वाले भारतीय आंदोलनों के लिए प्रेरणा का कार्य किया इस आंदोलन ने। साथ में क्या बोला जा रहा है, क्या किया, तो राष्ट्रीय चेतना का प्रसार में, राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में क्या रहा, इनका योगदान रहा, प्रसार में योगदान रहा। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, ये टॉपिक जो है ना पर्टिकुलर, ये कारण, परिणाम और असफलता के कारण, ये सभी ना मेंस का टॉपिक है, वन डे में नहीं आएगा। चलिए, आपको थोड़ा सा याद रखना है कथन। तो कथन कुछ फैक्ट हम आपको यहाँ बता रहे हैं अलग से, इस फैक्ट में आपको थोड़ा सा याद रखना है। इस फैक्ट के अंतर्गत कुछ बातें, जैसे कि एक है आपका कॉल MC मजूमदार, तो MC मजूमदार के बारे में क्या बोला गया, इन्होंने एक कथन दिया क्या, कि यह तो ना ही पहला, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। क्या बोला गया, ना ही पहला, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने बोला, ना ही राष्ट्रीय, ना ही पहला और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। दूसरा, जॉन लॉरेंस ने बोला था, क्या बोला था जॉन लॉरेंस ने, तो इसने बोला था कि भाई यह सिपाही विद्रोह के अलावा कुछ नहीं था। सिपाही विद्रोह के अलावा कुछ नहीं था। इसे जॉन लॉरेंस ने एक और बात बोला था नेतृत्व को लेकर। क्या बोला था कि यदि प्रभावी नेतृत्व होता तो हम हार गए थे। याद रखिएगा, नेतृत्व को लेकर बोला था कि यदि विद्रोह में प्रभावी नेतृत्व होता तो भारतीयों ने हमको हरा दिया था, तो भारतीयों से हम हार गए होते, ठीक है जी। तो याद रखिएगा, ये किसने बोला था, जॉन लॉरेंस ने। ठीक है, अब एक और चीज़ याद रखिएगा, ये जो जॉन लॉरेंस जॉन निकोलसन और साथ में कर्नल नील, इन तीनों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी इस विद्रोह के दौरान। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक फैक्ट, मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो कवर हो जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जैसे कि सिंधिया को याद रखिएगा, भारतीय शासकों में सबसे ज़्यादा उन्हें क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया, है ना। इन तीनों का नाम याद रखिएगा, कथन याद रखिएगा, पील आयोग का गठन हुआ था, इसके बाद किस किस जगह से कौन कौन नेतृत्व करता थे, कौन कौन दमन करता थे, ये सभी क्या है, कुछ फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है,
चलिए, तो यह हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ 1857 की क्रांति या 1857 का विद्रोह। और इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, वो हमारा क्या होगा, कांग्रेस की स्थापना के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।